गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने जियोग्राफी में इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में समझा था, राइट। और उसमें केमिकल लेयरिंग और मैकेनिकल रिजिडिटी के बेस पे इंटीरियर ऑफ अर्थ को डिफाइन किया था। पर्टिकुलरली केमिकल लेयरिंग और मैकेनिकल रिजिडिटी को पढ़ने के बाद हमें आज उसके एविडेंसेस को देखना है, राइट। क्या क्या एविडेंस हमारे पास है जो बताते हैं कि पर्टिकुलरली इस तरह के लेयरिंग हमको इनसाइड ऑफ अर्थ या इंटीरियर ऑफ अर्थ में देखने को मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एविडेंस ऑफ अर्थ की बात करेंगे, राइट। अर्थ के जो एविडेंस है वो दो प्रकार के देखने को मिलेंगे, एक डायरेक्ट एविडेंस, राइट, और एक इनडायरेक्ट एविडेंस। इनडायरेक्ट एविडेंस, डायरेक्ट एविडेंस में डायरेक्ट हमें जहाँ पे हम इंटीरियर के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे, राइट। फॉर एग्जांपल कहीं वॉल्केनिज्म हमें देखने को मिलता है, वॉल्केनो की हेल्प से मैग्मा को स्टडी करने के चांस मिलते हैं, तो हम डायरेक्ट अर्थ के इंटीरियर से निकली हुई चीज़ को स्टडी कर रहे हैं, राइट। या हम ड्रिलिंग करते हैं, राइट। एक एग्जैक्ट लोकेशंस का तो मुझे आइडिया नहीं है, बट एक पर्टिकुलरली रशिया में ड्रिलिंग कंसेप्ट लाया गया था, वो अर्थ में सबसे बड़ा ड्रिल करने की कोशिश कर रहे थे, राइट, जो कि सफल नहीं हो पाया था। ठीक है, ये दो हम डायरेक्ट एविडेंस में लिख सकते हैं। इनडायरेक्ट एविडेंस में हम सिस्मिक एक्टिविटी को लिखेंगे। सिस्मिक एक्टिविटी का क्या मतलब, जो हमारी अर्थक्वेक होते हैं, राइट, अर्थक्वेक्स होते हैं, उसमें हम मेनली इनडायरेक्ट एविडेंस को रख सकते हैं। सेकंड, मैग्नेटिक एविडेंस भी ले सकते हैं, राइट। किस तरह से हमारा अर्थ का मैग्नेटिज्म वर्क करता है, उसके थ्रू भी हम देख सकते हैं कि हमारे अर्थ का इंटीरियर कैसा है, राइट। तो डायरेक्ट एविडेंस को तो हमने समझ लिया, राइट। डिटेल में समझने के लिए इतना ही है कि वॉल्केनो, ठीक है, हम पर्टिकुलरली वॉल्केनो को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। कितने टाइप्स ऑफ वॉल्केनो होते हैं, राइट, किस तरह से वॉल्केनो बनते हैं, कौन सी बाउंड्रीज पे हमको देखने को मिलता है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या है, सब कुछ हम पढ़ेंगे, राइट। बट यहाँ पे सिर्फ इतना ध्यान रखिए, पर्टिकुलरली वॉल्केनो मैग्मा को थ्रो करता है अर्थ के इंटीरियर से। इस पर्टिकुलरली मैग्मा को स्टडी किया जाता है और ये हेल्प करता है अर्थ के इंटीरियर को पढ़ने में, राइट। और ड्रिलिंग का भी वही कंसेप्ट है, डायरेक्ट अर्थ में एक ड्रिल कर दिया जाए, ठीक है, तो अर्थ के इंटीरियर के बारे में पूरी जानकारी हमें मिल जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, राइट। इस तरह की हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो अर्थ के इंटीरियर के प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को संभाल सके। तो हम बात करेंगे इनडायरेक्ट मेथड में सिस्मिक एक्टिविटी की। सिस्मिक एक्टिविटी, राइट, व्हाट इज सिस्मिक एक्टिविटी? द एनर्जी released by the earth, right, considered as seismic activity, right। अर्थ जो है अपनी एनर्जी को रिलीज करती है, हम सबको पता है, ठीक है, किस फॉर्म में करती है, ठीक है। अर्थ जो अपनी एनर्जी को रिलीज करेगी किस फॉर्म में, राइट, या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेव्स में, या मैकेनिकल एनर्जी के वेव में, राइट, मैकेनिकल एनर्जी के वेव में। रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में नो मीडियम रिक्वायर्ड, राइट। डायरेक्ट जो एनर्जी है उसको मीडियम की आवश्यकता नहीं है और वो स्पेस में चली जाएगी, राइट, फ्लो कर जाएगी। वेयर मैकेनिकल एनर्जी में रिक्वायर्ड मीडियम, और इसको हमें स्टडी करना है। क्यों स्टडी करना है? ठीक है, जो मैकेनिकल एनर्जी रिलीज होगी वो अर्थ के इंटीरियर में रिएक्ट करेगी, राइट, अर्थ के इंटीरियर में रिएक्ट करेगी वेरियस एलिमेंट्स के थ्रू, और हर एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके वो अलग रिजल्ट देगी, राइट, जिससे हमें पता चलेगा कि अर्थ का इंटीरियर किस तरह का है।
तो चलिए शुरू करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, राइट। ठीक है, अब सब हम समझेंगे। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी मतलब एनर्जी, फिर से लिखूंगा मैं, रिलीज्ड बाय अर्थ, राइट। जब भी एनर्जी रिलीज करता है अर्थ तो हमें वाइब्रेशंस फील होती है, राइट, जिसे हम अर्थक्वेक कहते हैं, राइट, अर्थक्वेक। तो ये जब एनर्जी अर्थ डिसिपिएट करती है या रिलीज करती है तो उसको हम अर्थक्वेक बोलते हैं। ठीक है, वाइब्रेशन जो है दो टाइप से देखने को मिलती है, पी टाइप या एस टाइप, जिसको हम प्राइमरी वेव बोलते हैं या सेकेंडरी वेव बोलते हैं, राइट, या सेकेंडरी वेव बोलते हैं। जब जो पार्टिकल्स है, राइट, वेव में हमें पता है प्राइमरी वेव्स क्या होती है और सेकेंडरी वेव्स क्या होती है। ठीक है, जब पार्टिकल और जो वेव है वो पैरेलल मूव करते हैं, राइट, मतलब ये वेव का मोशन है, पार्टिकल्स पैरेलल मूव कर रहे हैं, राइट, पार्टिकल्स भी पैरेलल मूव कर रहे हैं, राइट, पैरेलल मूव कर रहे हैं, राइट। वेयर एज सेकेंडरी वेव्स में जो वेव होगी उसके परपेंडिकुलर मूव करेंगे, राइट, परपेंडिकुलर मूव करेंगे। ठीक है, सेकेंडरी वेव्स में जो पार्टिकल्स होंगे। जो प्राइमरी वेव्स होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों से मूव कर सकते हैं। वेयर जो सेकेंडरी वेव्स है, याद रखेंगे इसको, कैरेक्टरिस्टिक्स को या डिफरेंस को, वो सिर्फ सॉलिड से मूव कर सकती है, राइट। इस पर्टिकुलरली कैरेक्टरिस्टिक्स को याद रखेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट है। इसके थ्रू हम अभी एक शैडो जोन का कंसेप्ट भी देखेंगे, राइट, इस पर्टिकुलरली एस्पेक्ट के थ्रू। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? ठीक है, जो अर्थ है वो एनर्जी रिलीज करती है इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन, जो हमें अर्थक्वेक के थ्रू फील होता है। ठीक है, जो ये वाइब्रेशंस होती है ये दो टाइप से हमको देखने को मिलती है, एक प्राइमरी वेव की फॉर्म में, एक सेकेंडरी वेव की फॉर्म में, राइट। आई एम रिपीटिंग, प्लीज कॉन्सेंट्रेट अगेन। प्राइमरी वेव की फॉर्म में, सेकेंडरी वेव की फॉर्म में। जो प्राइमरी वेव होगी वो उसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो जो वेव है उसके साथ पैरेलल मोशन करेंगे। वेयर ट्रांसवर्स या सेकेंडरी वेव्स में हम जो है जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स है वो परपेंडिकुलर देखने को मिलेगी। जो सेकेंडरी वेव्स है वो सिर्फ सॉलिड के थ्रू मूव होंगे, वेयर एज जो प्राइमरी वेव्स है वो सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैसेस के साथ मूव होंगे, राइट। अब यहाँ पे हमको देखने को एक और चीज़ मिलती है, राइट। जो वेव्स है या जो बोल सकते हैं मैकेनिकल वेव्स है, जो पर्टिकुलरली ट्रैवल कर रही है अर्थ के इंटीरियर में, वो दो टाइप से होती है। अगर मैं आपको पहले समझा देता तो आप पजल हो जाते। बॉडी वेव्स और सरफेस वेव, बॉडी वेव्स और सरफेस, राइट। द बॉडी वेव्स आर द प्राइमरी वेव्स एंड द सेकेंडरी वेव्स, जो हमने अभी पढ़ी, राइट। और जो सरफेस वेव्स है वो आर वेव्स और एल वेव्स कंसिडर की जाती है। अब इनको बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स क्यों बोला जाता है? ठीक है, बॉडी वेव्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये पर्टिकुलरली वेव्स अर्थ के फुल इंटीरियर में मूव करती है, राइट, या ट्रैवल करती है। वेयर एज सरफेस वेव, जैसा कि नाम सुजेस्ट कर रहा है, सिर्फ ओनली सरफेस के ऊपर मूव करेगी। ठीक है, बॉडी वेव्स आर फास्टर देन surface waves, but surface waves are more dangerous than body waves, right। ये याद रखेंगे। although body waves
फास्टर तो होंगी सरफेस वेव से, बट जो सरफेस वेव्स होंगे वो ज़्यादा डेंजरस होंगे बॉडी वेव से, ठीक है। ये पर्टिकुलरली काफ़ी लॉस, जब भी ये बॉडी वेव्स ट्रैवल करती है तो ये काफ़ी लॉस करके जाती है, क्योंकि ये ओनली सरफेस पे मूव करती है और सरफेस पे एक कर्लिंग इफेक्ट सा देखने को मिलता है, राइट। अगर मैं सरफेस वेव्स का डायग्राम बनाऊँ तो ये कुछ इस तरह से कर्ल करते हुए मूव करती है, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन लेवल काफ़ी हाई होता है, राइट। हाई लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन हमको देखने को मिलता है, राइट। तो फिर से रिवाइज करेंगे, हमने मैकेनिकल एनर्जी वाइब्रेशन की फॉर्म में किस तरह अर्थक्वेक में निकलती है वो देखा, राइट। कितने टाइप्स की होती है, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स। ये मैंने आपको इसलिए पहले बताया क्योंकि मेनली यही दो बॉडीज़ पे क्वेश्चन देखने को मिलता है, राइट। ये मैंने फर्दर ऐड ऑन इसलिए किया क्योंकि कोई भी कंसेप्ट आपसे छूटना नहीं चाहिए, थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, राइट। तो इसके बाद बॉडी वेव्स, सरफेस वेव। बॉडी वेव्स टू टाइप की, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, मन में रिवाइज करेंगे। और सरफेस वेव्स जो होती है आर वेव्स और एल वेव्स, राइट। ऑल दो स्लो होंगी बट डिस्ट्रक्टिव होगी नेचर में, राइट, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे शैडो जोन का। शैडो जोन, ठीक है। मैंने अभी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी आपको। जो प्राइमरी वेव्स है वो सॉलिड सरफेस, लिक्विड सरफेस और गैसियस सरफेस तीनों से मूव करती है, राइट। वेयर एज सेकेंडरी सरफेस सिर्फ सॉलिड से मूव करती है, राइट। अब इससे क्या हुआ, जब ये साइंटिस्ट ने सेकेंडरी वेव्स को इवेल्युएट करना शुरू किया, जब भी सेकेंडरी वेव्स आती थी, राइट, वी ऑल नो क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, ठीक है। दिस वन इज क्रस्ट, दिस वन इज मेंटल एंड दिस वन इज कोर, राइट। अब नाउ जब भी एक सिस्मिक एक्टिविटी देखने को मिलती थी और वो एस वेव्स में मेनली देखने को मिलती थी साइंटिस्ट को, तो साइंटिस्ट एक टिपिकल फिनोमिना ऑब्जर्व करते थे, राइट। जब भी देखा जाता था सेकेंडरी वेव्स, राइट, एक शेडो जोन बनाती थी जहाँ पे उनको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता था, मतलब इस तरह से मूव, राइट, कंसीडर कीजिएगा आप, राइट। लेट मी चेंज द पेन, ये 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 इस तरह से एक शेडो जोन बनाते हुए जाती है, राइट। जो शेडो जोन है वो 103 डिग्री से 108 डिग्री तक देखने को मिलता है, राइट। क्यों ये पर्टिकुलरली जोन हमको देखने को मिलता है, वी ऑल नो क्रस्ट इज सॉलिड बट द मेंटल इज लिक्विड। तो जो वो वेव ट्रेवल करेगी अर्थ के इंटीरियर में, तो वो क्रस्ट से आगे मेंटल में एंटर ही नहीं कर पाएगी, राइट। क्योंकि मेंटल में लिक्विड हमको देखने को मिलता है मैग्मा, और जो सॉलिड वेव्स है वो मैग्मा में या लिक्विड में पर्टिकुलरली मूव कर ही नहीं सकती। तो एस वेव्स शोज, एस वेव्स नॉट शोज, मतलब एस वेव्स हेल्प अस टू आइडेंटिफाई दैट mental is molten in nature, right, although we know, but एस वेव्स के फिनोमिना से ये बात पक्की होगी कि हाँ, क्रस्ट के बाद जो मोल्टन एरिया है, ठीक है, जो मेंटल है वो मोल्टन स्टेट में है, ठीक है, क्योंकि एस वेव्स वहाँ पे मूव ही नहीं कर पा रही। वेरएज अब आप सोचेंगे कि जो प्राइमरी वेव्स हमने पढ़ी थी वो तो सॉलिड से मूव करती है, लिक्विड से मूव करती है, गैसियस से मूव करती है, तो इसका क्या शैडो जोन बनता है? बिल्कुल हाँ, बनता है, राइट। अब हम देखते हैं प्राइमरी का शैडो जोन। प्राइमरी वेव्स शैडो जोन, राइट, ठीक है। अर्थ, मेंटल एंड द कोर, राइट।
राइट। अब हम बात करेंगे, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन की, जो हमने 10th क्लास में आई थिंक पढ़ा हुआ है। ठीक है, एक पर्टिकुलरली स्लैब को लेंगे, ठीक है, एयर से लाइट पास करेगी, मतलब रेयर रर मतलब लेस डेंसर टू डेंसर मीडियम, ठीक है, जिसकी कम डेंसिटी है एयर टू डेंसर मीडियम वाटर में कर रही है, ये पर्टिकुलरली नॉर्मल है। तो जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बोलता है इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्यों? ठीक है, द लाइट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाइट की स्पीड डिक्रीज करती है, ठीक है, लाइट की स्पीड हम ध्यान रखेंगे डिक्रीज करती है, जिसकी वजह से नॉर्मल की तरफ बेंड करता है लाइट के कंसेप्ट में। लेकिन जब हम वेव्स के कंसेप्ट में इसको लेते हैं, ठीक है, तो ये अपोजिट करता है, राइट। जब भी एक वेव रेयरर से डेंसर मीडियम में मूव करेगी, ठीक है, तो उसकी स्पीड इंक्रीज कर जाती है। अब आप खुद ही कंसिडर कीजिए क्यों इंक्रीज करती है। डेंसर मतलब बेसिक एटम से हर चीज़ बनी हुई है, राइट। साइंस के कंसेप्ट में समझाता हूँ। टाइटली पैक्ड, इजी मूवमेंट, राइट। तो इजीली मूवमेंट होने के कारण फास्ट स्पीड देखने को मिलती है यहाँ पे वेव्स की। तो वेव्स, अब इसको हम ऊपर डायग्राम में समझेंगे, राइट। तो वेव्स जैसे जैसे मूव करती है, राइट, पर्टिकुलरली मेंटल वाले भाग को काट देते हैं इधर हम, रुको समझने के लिए, क्योंकि ये तो सबसे पास होता है, राइट। ऐसे ऐसे मूव होगी, जैसे बात कोर पे आएगी, ठीक है, पास करेगी बट नॉर्मल बनाएगी, इट विल मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल, राइट, इट विल मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये इस तरह से बनाएगी अवे। अब यहाँ पे भी रेयर, ये भी डेंसर, फिर से अवे, राइट। रुको, वेट गाइस, मैं पेन चेंज करके फिर से साफ साफ बनाता हूँ इस डायग्राम को, राइट। राइट, ये वेव्स मूव कर रही है, ठीक है। इतना ध्यान रखेंगे, ये लेस डेंसर, ये उससे ज़्यादा डेंसिटी, ये मोस्ट डेंसर, ठीक है। वेव इस पर्टिकुलरली रेयरर से डेंसर मीडियम में मूव कर रही है। तो जैसे ही मूव करने इस पॉइंट में गई तो ये नॉर्मल बना, अवे फ्रॉम नॉर्मल, राइट, राइट, अगेन रेयरर टू डेंसर, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। अब जब यहाँ से बाहर की तरफ को मूव करेगी तो ये डेंसर मटेरियल है, डेंसर मटेरियल से कम डेंसिटी वाले मटेरियल में जाएगी, नॉर्मल बना टूवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल बना टूवर्ड्स नॉर्मल, और ये वेव इस तरह से निकलेगी, राइट। देखिए किस तरह से निकली, इस तरह से जाके यहाँ पे मूव, यहाँ पे मूव और यहाँ पे मूव। वैसे ही ये वाला पार्ट यहाँ पे मूव, यहाँ पे मूव नॉर्मल की तरफ, ये। तो ये जितना भी एरिया आपको यहाँ पे दिखता है, ये वाला एरिया, ये शैडो जोन कंसिडर किया जाता है, क्योंकि रिफ्रैक्शन की वजह से, राइट, कंसेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन की वजह से यहाँ पे वेव्स पहुँच ही नहीं पाती, ठीक है, वेव्स पहुँच ही नहीं पाएगी, राइट। तो ये जितना भी एरिया आपको दिख रहा है 103 डिग्री से लेके 108 यहाँ पे, और यहाँ पे 143 डिग्री से लेके 145 डिग्री तक, ये पर्टिकुलरली पी जोन का शैडो जोन हमको कंसीडर होता है, ठीक है। शैडो जोन हमको कंसीडर होता है। सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे, प्राइमरी वेव्स में लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लाइट में रेयरर टू डेंसर मूव करेंगे तो टूवर्ड्स नॉर्मल, वेयर एज व्हेन इट कम्स फॉर द वेव्स द कंसेप्ट बिकम डिफरेंट, राइट। यहाँ पे जब रेयरर से डेंसर की तरफ मूव करेंगे तो स्पीड बढ़ने के कारण अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी वेव, राइट, जिसकी वजह से एक शैडो जोन देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये था पर्टिकुलरली
शैडो जोन, अर्थक्वेक, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव्स के बारे में सारे कंसेप्ट। ठीक है, इसमें मेनली शैडो जोन वाला जो कंसेप्ट है वो इम्पॉर्टेंट है, और इतना इम्पॉर्टेंट है कि प्राइमरी वेव फास्टेस्ट है। ठीक है, फिर से रिवीजन करते हैं। ओवरऑल बॉडी वेव फास्ट है एज कंपेयर टू सरफेस वेव। ठीक है, बट सरफेस वेव डिस्ट्रक्टिव है एज कंपेयर टू बॉडी वेव। बट व्हेन इट कम्स फॉर बॉडी वेव्स, मतलब प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स स्लो होंगे और प्राइमरी वेव्स फास्ट होंगे, फर्स्ट टू रीच, राइट। ऑल्दो अर्थक्वेक का हम आगे भी थोड़ा समझेंगे, अर्थक्वेक के कंसेप्ट को, बट यहाँ पे हमने शैडो जोन को अच्छे ढंग से समझा है, तो आप प्लीज़ इसको बार बार पढ़ के देखिएगा। चलिए अब आगे हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, जिसका नाम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी समझने से पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट समझेंगे जो हम शुरू से देखते आ रहे हैं, राइट। जिसने भी ज्योग्राफी को पहले पढ़ा है उसको ये पता है कि अर्थ, राइट, द इक्वेटर, राइट, द लार्ज कॉन्टिनेंट, राइट। अब आप सब समझेंगे कि ये कौन सा अर्थ और लार्ज कॉन्टिनेंट पर्टिकुलरली मैंने बनाया है। ठीक है, ठीक है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि अर्थ अकॉर्डिंग टू वैगनर किस तरह से पहले था, राइट। क्योंकि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अल्फ्रेड वैगनर ने दी है, कुछ अजम्पशन तो इनके होंगे, राइट। उसके बाद ये पर्टिकुलरली थ्योरी कुछ दे सकते हैं। ठीक है, तो इनका मानना था कि अर्थ जो था उसमें एक लार्ज कॉन्टिनेंट पेंजिया और एक लार्ज ओशियन पंथालाशा एग्जिस्ट करता था, राइट। सिर्फ एक ओशियन और एक लार्ज कॉन्टिनेंट। ठीक है, ये कॉन्टिनेंट इक्वेटर से साउथ ईस्ट, मतलब अगर इसको सेंटर माने तो ईस्ट साउथ ईस्ट वाले डायरेक्शन में पर्टिकुलरली सेटल था, राइट। लेकिन ये जो कॉन्टिनेंट है अप्रॉक्सीमेट 200 मिलियन ईयर्स एगो पहले मूव करना शुरू हुआ, राइट। वो भी डिफरेंट डायरेक्शन में, जिसके वजह से हमें वेरियस कॉन्टिनेंट्स देखने को मिलते हैं, फॉर एग्जांपल, राइट। सबसे पहले ये दो भागों में बंटा, ठीक है। पेंजिया ब्रोक इनटू गोंडवाना लैंड and the other one is लॉरेशिया। ठीक है, और इन दोनों को, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड को सेपरेट करती थी तैथी सी। अगर आपको डायग्राम चाहिए तो मैं डायग्राम बना देता हूँ। दिस वन, राइट, दिस इज इक्वेटर, सो दिस इज अवर लॉरेशिया, दिस इज गोंडवाना लैंड, and this comes the Thetti Sea. These come the large ocean Panthalasha. This come the Eularegia. This come the Gondwana land. Right. This come the Gondwana land. अब पर्टिकुलरली अल्फ्रेड वैगनर का ये मानना था कि इसके मूवमेंट के पीछे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी, राइट। अब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कैसे, तो इनका अल्फ्रेड वैगनर का मानना था
जो कॉन्टिनेंट है वो मूव करते हैं, राइट। अब मूव तो करते हैं, राइट, इन्होंने इतना बोल दिया कि मूव करते हैं, राइट। इसके एविडेंस भी देखने को मिलेंगे, बट इस पूरी थ्योरी का यही ड्रॉबैक रहा कि जो इसके रीज़न बताए मूवमेंट के वो गलत निकले, राइट। ऑल्दो इसके प्रूफ्स हमको देखने को मिलते हैं, राइट, कि पर्टिकुलरली इसी तरह से हमारे कॉन्टिनेंट फॉर्मेशन हुई है, राइट। एक पर्टिकुलरली लार्ज कॉन्टिनेंट से टूट टूट के डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हमको देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो प्रूफ होगा वो होगा जिगसॉ फिट, राइट, जिगसॉ फिट। देखिए, आप अपने घर पे अगर आपके सामने मैप लगा हुआ है तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, राइट। एक चीज़ को आप नोटिस करेंगे, जो प्रेजेंट डे का, राइट, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, इतना सही मेरी मैपिंग नहीं है, बट ये तो बना ही नहीं, राइट। सबसे पहले आप साउथ अमेरिका का मैप देखेंगे, राइट, और उसके बाद आप अफ्रीका का मैप देखेंगे, राइट। जो वेस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट है साउथ अमेरिका का, और जो वेस्टर्न पार्ट है गल्फ ऑफ गिनी, ये पूरा जिगसॉ की तरह लगता है। आपने वो गेम खेली है जिगसॉ फिट करके, मल्टीपल पजल को जोड़ के एक पर्टिकुलरली पेंटिंग देखने को मिलती है, राइट। इस तरह का फिट ये पर्टिकुलरली दोनों कॉन्टिनेंट्स में देखने को मिलता है, ठीक है। और इतना ही नहीं, यहाँ पे बहुत सारे फॉसिल्स देखने को मिलते हैं जो दोनों सेम फॉसिल्स हैं, राइट। इससे हमें डिफरेंट टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ये जुड़ा हुआ एरिया था, ठीक है। ये देखने को प्रूफ देखने को मिलता है, राइट, जिगसॉ फिट के थ्रू। और अगर हम बात करें पेलियो क्लाइमेटिक एविडेंस की, राइट, तो देखिए, हमें बेस्ट कोल यूएसए में देखने को मिलता है। मतलब जो यूएसए के एप्लेशियन माउंटेन्स है वहाँ पे देखने को मिलता है, राइट। दूसरा, जो बोहेमिया जर्मनी के फॉरेस्ट है वहाँ पे देखने को मिलता है, जिसको या ब्लैक फॉरेस्ट बोला जाता है, राइट। तीसरा, किम्बरलिन में देखने को मिलता है, ऑस्ट्रेलिया। बट ये तीनों पोजीशंस इक्वेटर से तो काफ़ी दूर है, राइट। अगर हम मान लें यूएसए जो है इस पर्टिकुलरली पोजीशन पे है, राइट, जर्मनी इस पर्टिकुलरली पोजीशन पे है, और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है, ये इक्वेटर से बहुत दूर है, ठीक है। यहाँ पे कोल की फॉर्मेशन होना काफ़ी टफ है अगर देखा जाए क्लाइमेटिक कंडीशन इन पर्टिकुलरली एरियाज़ की। तो ये माना जाता है कि ये तीनों एरिया कई पहले इक्वेटर के पास सिचुएटेड थे, और वो उस टाइम ये कोल की फॉर्मेशन हुई है, और जिसकी वजह से यहाँ पे बेस्ट कोल हमको देखने को मिलता है, राइट। इसका एग्जांपल हम यूएसए के एप्लेशियन माउंटेन, बोहेमिया जर्मनी की, और किम्बरले ऑस्ट्रेलिया का, राइट। इसके बाद अगर हम बात करें जो रीज़न पर्टिकुलरली हमें दिए गए हैं ड्राइविंग मैकेनिज्म के, ठीक है। अल्फ्रेड वैगनर ने बोल तो दिया मूव करते हैं, बट मूव कैसे करते हैं? तो इनका मानना था जो मून है प्लस जो सन है उनका जो ग्रेविटेशनल पुल है, राइट, ग्रेविटेशनल पुल, ये पर्टिकुलरली मूव करता है। इसके साथ जो हमारी, देखिए, वी ऑल नो धरती अपने आप में भी रोटेट करती है और सन के आसपास भी रिवॉल्व करती है। जब एक पर्टिकुलरली चीज़, मतलब ग्रेविटेशन, जो सन का जो ग्रेविटेशनल पुल है उसने पृथ्वी को एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में बांध के रखा है, ठीक है। जब भी हम किसी एक चीज़ को घुमाते हैं तो उसके अंदर को एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है, और उसके अपोजिट लगने वाली फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाती है, राइट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाती है। तो उस फोर्स को भी अल्फ्रेड वैगनर ने ऐड कर दिया कि जो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है अपोजिट ऑफ सेंट्रीपिटल,
ये भी रीज़न है ड्राइविंग मैकेनिज्म का, राइट। बट जो साइंटिस्ट थे उनका मानना था कि ये जो सन और मून का ग्रेविटेशनल पुल है और साथ में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये इनफ नहीं है इतने बड़े कॉन्टिनेंट्स को मूव कराने के लिए, राइट। तो पर्टिकुलरली जो ये ड्राइविंग मैकेनिज्म इन्होंने दिया था इसको रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। और एल्फ्रेड वैगनर की थ्योरी कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी कहीं ना कहीं एक बेस तो तैयार कर गई, बट बेस तैयार करने मतलब पूरी तरह से प्रूव नहीं हुई क्योंकि ड्राइविंग मैकेनिज्म इनका गलत माना गया था, ड्राइविंग मैकेनिज्म इनका गलत माना गया था। तो इसके बाद हमको देखने को मिलती है नई थ्योरी जिसको हम बोलेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स, जो आर्थर होम्स ने दी हुई है, राइट। ऑल्दो इन्होंने कहीं ना कहीं एल्फ्रेड वैगनर की थ्योरी को ही आगे किया है, बट इनके जो रीज़न है वो मोर प्रोमिनेंट लगते हैं एज कंपेयर टू हिम। तो प्लेट टेक्टोनिक्स की बात करते हैं। आर्थर होम्स ने पर्टिकुलरली प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी एल्फ्रेड वैगनर के थ्योरी के बाद 1960s में दी है, राइट, 1960s में दी है। तो प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ने से पहले हमें वेरियस अदर एस्पेक्ट्स को देखना पड़ेगा, राइट। सबसे पहले कैसा, ठीक है, जो हमारे अर्थ के अंदर रेडियो एक्टिव मटीरियल होता है, राइट, रेडियो एक्टिव मटीरियल होता है प्रेजेंट इन मेंटल, right, consider it is earth, right, it is core, here the radioactive material, ठीक है। when we heat, ठीक है, due to very large amount of heat, right, ये रेडियो एक्टिव मटीरियल जो होगा वो हीटअप होगा, ठीक है, एक्साइट होगा, मतलब अपवर्ड मूवमेंट करेगा, ठीक है, यहाँ पे अपने टेम्परेचर को लो करेगा, मतलब हीट रिलीज करेगा और फिर से डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा। इस अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट के थ्रू एक साइकिल जनरेट हो जाएगी, राइट, साइकिल जनरेट हो जाएगी, देखिए इस तरह से। इस साइकिल के जनरेशन के थ्रू एक कन्वेक्शन सेल्स हमको देखने को मिलेंगे जो कि ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करेंगे, ठीक है। अगेन फिर से समझेंगे, राइट, ये अर्थ है, राइट, इसके अंदर ये कोर है, राइट, ये मटेरियल है, राइट, हीटअप हुआ, ऊपर गया, यहाँ पे ठंडा हुआ, मूव किया, नीचे आया, ठीक है, एक सेल, यहाँ पे एक मटेरियल है, ये हीटअप हुआ, ठंडा हुआ, मूव किया, ठीक है, नीचे आया और इसने एक सेल कंप्लीट किया। इस तरह से मल्टीपल सेल का फॉर्मेशन होगा और हमारी प्लेट्स की मूवमेंट देखने को मिलेगी। अब ध्यान रखेंगे जब भी दो डाइवर्जिंग करंट मिलेंगे इस तरह से, तो वहाँ पे डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा, और जब दो कन्वर्जेंट करंट देखने को मिलेंगे तो कन्वर्जेंस होगा, राइट, कन्वर्जेंस होगा। चलिए प्लेट टेक्टोनिक को पढ़ने से पहले हम टाइप्स ऑफ प्लेट्स के बारे में देखते हैं, ठीक है। अर्थ पे जो है मेजरली 7 मेजर प्लेट्स देखने को मिलती है, माइनर, राइट। द फर्स्ट वन वुड बी नॉर्थ अमेरिका प्लेट, सेकंड वन वुड बी साउथ अमेरिका प्लेट, राइट। द थर्ड वन वुड बी पैसिफिक प्लेट, राइट, थर्ड वन वुड बी पैसिफिक प्लेट। द फोर्थ वन वुड बी इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट। द फिफ्थ वन वुड बी अफ्रीका प्लेट, फिफ्थ वन वुड बी अफ्रीका, सिक्स्थ वन वुड बी अंटार्कटिका,
ठीक है, सिक्स्थ वन वुड बी एंटार्क्टिक and the last one will be Eurasian plate, right? These are some major plates which are considered to be major North American, ठीक है। जैसे जैसे कॉन्टिनेंट है ना, आधी प्लेट्स तो वैसे ही याद हो जाएगी। फॉर एग्जांपल नॉर्थ अमेरिका की प्लेट नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिका की साउथ अमेरिकन, पैसिफिक प्लेट जो पैसिफिक ओशन है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की एक ही प्लेट है इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, अफ्रीका की एक प्लेट है अपनी, एंटार्क्टिका एक अपनी प्लेट है, और एक यूरेशियन यूरोप और एशिया की एक अपनी प्लेट है, राइट। वेरियस हमें माइनर प्लेट्स देखने को मिलती है। मैं इसलिए आपको ये प्लेट्स समझा रहा हूँ क्योंकि अभी हम इनके बीच में डिफरेंट बाउंड्री फॉर्मेशंस देखेंगे, राइट। जो जो इम्पोर्टेंट माइनर प्लेट्स होंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले होगी नाज़का प्लेट। नाज़का प्लेट ये कहाँ पे देखने को मिलेगी? ये पैसिफिक ओशियन और साउथ अमेरिका प्लेट के बीच में हमको नाज़का प्लेट देखने को मिलेगी, राइट, पहला। दूसरा जुआन दे फूका, राइट। आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे सर्च करेंगे, ठीक है, टाइप्स ऑफ प्लेट्स, राइट, तो वहाँ पे हम प्लेट मार्जिन्स आपको डिफरेंट दिखा दिए जाएंगे, राइट। कितने मेजर प्लेट्स हमको देखने को, जुआन दे फूका ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के साथ देखने को मिलता है, ठीक है, वेस्टर्न पार्ट। तीसरा, ठीक है, थर्ड प्लेट हम देखेंगे कोकोस प्लेट। ये ऑल तो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच में देखने को मिलती है, राइट, वेस्टर्न साइड से। तो ये डिफरेंट प्लेट्स हमने कंसेप्ट समझ लिया है, ठीक है। इसका एक फ़ोटो मैं लगा देता हूँ, वेट अ मिनट, अभी मैं ऐड नहीं कर पा रहा रिकॉर्डिंग में, राइट। तो इसका फ़ोटो आप जैसे गूगल पे सर्च करेंगे, ठीक है, क्रिस्टल प्लेट्स करके लिखना गूगल पे, और वहाँ पे आप देख लेंगे और लोकेशंस को ऐड कीजिएगा। जुआन दे फुका प्लेट, कोको प्लेट, नाज़का प्लेट। नाज़का प्लेट इसलिए मैंने आपको पढ़ाया क्योंकि अभी हम एंडिस की फॉर्मेशन इसके थ्रू देखेंगे, राइट। तो चलिए, प्लेट्स के बारे में हमने पढ़ लिया है, अब हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, राइट। प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक, द मूवमेंट ऑफ lithosphere over the asthenosphere, considered as plate tectonic, right. We all know plates are of two type, continental plate and oceanic plate. Continental plate is less denser, ठीक है, more density, right, less denser and more density, right, which means continental plates are basaltic if I'm not wrong, and oceanic plate is granitic. Let me check it once. Continental plates are granite in nature, guys. Granitic in nature, right. The oceanic is basaltic. I got little confused, right. So be careful. It is granitic in nature and it is basaltic in nature, right. Two types of plate we have read, right. Now we will read the plate boundaries. मतलब जब दो डिफरेंट प्लेट्स मीट करती है तो डिफरेंट बाउंड्रीज उनके बीच में बनती है, राइट। या तो जब एक प्लेट मूव करती है, ठीक है, ड्यू टू डाइवर्जेंस करंट की वजह से, ठीक है, तो उसमें वेरियस लैंडफॉर्म्स बनते हैं, उनको हम अब पढ़ेंगे, राइट। प्लेट बाउंड्रीज दो टाइप से हो सकती है, तीन टाइप से मेनली, डिस्ट्रक्टिव, राइट, कंस्ट्रक्टिव एंड ट्रांसफॉर्म।
राइट। सबसे पहले हम डिस्ट्रक्टिव को सबसे लास्ट में पढ़ेंगे क्योंकि ये सबसे बड़ा है समझने को। कंस्ट्रक्टिव एंड ट्रांसफॉर्म को समझते हैं। राइट। कंस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज। कंसिडर अ प्लेट हैविंग अ कन्वेंशनल करंट बिलो इट। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल द फर्स्ट स्टेप। ठीक है। हमेशा कंटिनेंट के नीचे एक कन्वेंशनल करंट देखने को मिलेगा। ठीक है। उस कन्वेंशनल करंट की फोर्स की हेल्प से वेरियस मूवमेंट हमको उस पर्टिकुलरली प्लेट में देखने को मिलेगी। ठीक है। जैसे ही ये कन्वेंशनल करंट बनेगा तो अगला स्टेप होगा, हमें एक वॉल्केनिक प्लूम देखने को मिलेगा। ठीक है। वॉल्केनो पंचर कर चुका है पर्टिकुलरली प्लेट को। इसके बाद डोम अपलिफ्टमेंट देखने को मिलेगी। राइट। इस सब को आप लिखोगे। राइट। मतलब इसको सबसे पहले लिखोगे, वॉल्केनिक प्लूम देखने को मिलेगा। इसके बाद डोम अपलिफ्टमेंट होगी। डोम अपलिफ्टमेंट के बाद स्ट्रेचिंग हो जाएगी। राइट। ठीक है। जो क्रस्ट है वो बिल्कुल पतली हो गई है। राइट। स्ट्रेचिंग होगी। राइट। और इसके बाद मोर फॉर्मेशन हो जाएगा। मोर फॉर्मेशन मतलब जो वॉल्केनो है वो पंचर कर देगा प्लेट को और फ्लो करना शुरू कर देगा बाहर से। इसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री। ठीक है। जो वॉल्केनो अर्थ के इंटीरियर से आया है वो 3 टाइप का हो सकता है। राइट। ग्रेनेटिक, एंडेसेटिक और बसाल्टिक। ठीक है। वॉल्केनो की विस्कोसिटी उसके सिलिका कंटेंट पे बेस करती है। जितना ज़्यादा सिलिका कंटेंट होगा उतना ज़्यादा वो विस्कस होगा। राइट। और जितना ज़्यादा विस्कोसिटी पर्टिकुलरली वॉल्केनो की होगी उतना वायलेंट इरप्शन देखने को मिलेगा। आपने कई बार सुना होगा वॉल्केनो के फटने से काफ़ी लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पलायन करना पड़ता है। तो यही कारण होता है क्योंकि वो जो मैग्मा होता है उसमें इतना हाई सिलिका कंटेंट होता है कि वो काफ़ी वायलेंट तरीके से इरप्ट होता है। राइट। तो ग्रेनाइट में सिलिका कंटेंट हाई होता है, बसाल्टिक में मीडियम सा होता है, ऑल्दो ये भी काफ़ी सिलिका कंटेंट के साथ रहता है, और बसाल्टिक में वेरी लेस होता है। अगर कोई मैग्मा बसाल्टिक मैग्मा है तो वो बहुत स्लोली इरप्ट करेगा। राइट। वॉलेंटली कोई भी इरप्शन नहीं दिखाएगा। तो ये कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री की बात थी। राइट। इसके बाद इसका एक एग्जांपल लेते हैं। राइट। अफ्रीकन रिफ्ट वैली के बाद बारे में आपने सुना है। अफ्रीका को वो 2 भागों में बांट देगा। बहुत सालों के बाद पर्टिकुलरली ये होगा, बट अभी हमें उसके एविडेंस देखने को मिले हैं। आप गूगल पे जाइएगा और अफ्रीका रिफ्ट वैली देखिएगा किस तरह से अफ्रीका 2 भागों में टूट रहा है। यही कारण है। उसके नीचे कन्वेंशनल करंट का फॉर्मेशन है। राइट। धीरे धीरे वो ज़मीन एक दूसरे से अलग देखने को मिल रही है और उसके बाद वो पूरी तरह से डिफ्रेंशिएट हो जाएंगी एक दूसरे से। ठीक है। डिफ्रेंशिएट हो जाएगी एक दूसरे से और एक दूसरे से दूर मूव कर रही हैं वो, एज वी ऑल नो। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का मतलब है जब 2 प्लेट्स एक दूसरे के पैरेलल मूव करती है। राइट। 2 प्लेट्स एक दूसरे के पैरेलल मूव कर रही है। मतलब इसका कोई एग्जांपल बाद में लेंगे, पहले मूवमेंट देखेंगे। ये जो मूवमेंट होती है ये लेस डिस्ट्रक्टिव होती है। ठीक है। ऑल्दो अर्थक्वेक्स तो देखने को मिलते हैं बट लेस डिस्ट्रक्टिव इन द सेंस होता है, मतलब ये इतना डिस्ट्रक्शन शो नहीं करती क्योंकि यहाँ पे वॉल्कनिज्म का कोई कंसेप्ट ही नहीं होगा। राइट। एक दूसरे के बगल से मूव करके निकल रही है। राइट। अब इसका एग्जांपल आप बोलेंगे, आपने एक प्लेट मैंने आपको बताया था नॉर्थ अमेरिकन प्लेट मेजर प्लेट है हमारी, ये तो याद रखनी पड़ेगी। बट इसके साथ साथ मैंने आपको एक प्लेट बताई थी जुआन दे फूका जो वेस्टर्न साइड में है नॉर्थन अमेरिका के। राइट। इसमें ट्रांसफर बाउंड्री देखने को मिलती है जिसकी वजह से सेंट्रियाज फॉल्ट हमको देखने को मिलता है। सेंट्रियाज फॉल्ट हमको देखने को मिलता है। ठीक है।
जितने भी एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ उसको आप एक मतलब वैसे तो आप पूरा नोट करेंगे, बट इन एग्जाम्पल्स को आप पर्टिकुलरली गूगल पे सर्च करके देखिएगा, लाइव फोटो देखिएगा, आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री को हम बस इतना समझेंगे कि पैरेलली प्लेट एक दूसरे के साथ मूव कर रही है, राइट। इसकी वजह से जो लैंडफॉर्म्स हमको देखने को मिल रहे हैं वो ट्रांसफर बाउंड्री है। ठीक है, लेकिन अब जो बात करेंगे वो बात करेंगे कन्वर्जेंट बाउंड्री की, कन्वर्जेंट बाउंड्री की, राइट। हमने बात की दो टाइप्स की प्लेट, ओशियानिक प्लेट और कंटिनेंटल प्लेट। ठीक है, जब दो डिफरेंट प्लेट्स कन्वर्ज करती है मतलब आपस में आके टकराती है तो वो ओशियानिक और कंटिनेंटल भी हो सकती है, कंटिनेंटल और कंटिनेंटल भी हो सकती है, और दो ओशियानिक प्लेट्स भी आपस में आके टकरा सकती है, राइट। अब इससे क्या समझते हैं, राइट। हमें पता है ओशियानिक प्लेट जो होती है वो लेस डेंस होती है, वेरेस जो कंटिनेंटल होती है वो हैवियर होगी, मतलब ज़्यादा डेंसिटी के साथ होगी। तो हमेशा जब भी ओशियानिक और कंटिनेंटल प्लेट आपस में टकराएंगी, जो हैवियर प्लेट होगी वो सबमर्ज करेगी, मतलब कंटिनेंटल और ओशियानिक में ओशियानिक प्लेट नीचे जाएगी। अब आप बोलेंगे अगर दोनों कंटिनेंटल है तो बेसिक सा कंसेप्ट है, जिस भी प्लेट की ज़्यादा डेंसिटी होगी वो सबमर्ज करेगी, राइट। चाहे वो ओशियानिक ओशियानिक हो, कंटिनेंटल कंटिनेंटल हो, और ओशियानिक कंटिनेंटल में तो हमको पता ही है कि ओशियानिक की ज़्यादा डेंसिटी हमको देखने को मिलती है। सबसे पहले बात करेंगे ओशियानिक प्लेट की, किस तरह से हमको इनकी कन्वर्जेंस देखने को मिलती है, राइट। एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, दोनों की मूवमेंट कन्वर्जेंस की है, राइट। तो एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे को सबमर्ज कर जाएगी, राइट। ये सबमर्ज करगी इस प्लेट के नीचे, ठीक है, जिसकी वजह से, अब लेट मी चेंज द पेन, जिसकी वजह से हाई हीट होने के कारण ये पर्टिकुलरली जो प्लेट है ये मेल्ट करना शुरू होगी। ठीक है, जिस पर्टिकुलर पॉइंट से ये सबमर्जेंस दिखाएगी, जहाँ से ये सबमर्ज होगी, सबडक्ट होगी, उसको सबडक्टिंग जोन बोला जाएगा। सबडक्टिंग जोन, जिस पर्टिकुलर पॉइंट से ये सबमर्ज हुई है उसको सबडक्टिंग जोन बोला जाएगा। ठीक है, ये पर्टिकुलरली सबमर्ज करेगी, एक प्लेट आगे मूव कर रही है, ये सबमर्ज कर रही है, राइट। तो इससे क्या क्या होगा, सबसे पहले तो हमारे को ट्रेंच फॉर्मेशन होगी। ट्रेंच को हम जब कॉन्टिनेंटल शेल्फ ओशियन के फ्लोर को पढ़ेंगे ना, राइट, तो उसमें मैं आपको ट्रेंच पढ़ाऊंगा, कंटिनेंटल शेल्फ पढ़ाऊंगा, कंटिनेंटल राइज पढ़ाऊंगा, राइट, एबिसल प्लेन्स पढ़ाऊंगा, जितने भी कंटिनेंट या ओशियन के अंदर की जो हमको डिफरेंट लैंड फॉर्म्स देखने को मिलते हैं उसमें पढ़ाऊंगा। अभी आप ट्रेंच इतना समझ लीजिए कि एक तरह से काफ़ी गहरी खाई है, राइट, ऐसा समझ लीजिए ट्रेंच को। ट्रेंच फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, और जो एक्रीक्रेशन प्रिज्म होगा, मतलब जो ये मेल्ट होके, जितना भी मटेरियल है ये मेल्ट होके ऊपर मूव करेगा, राइट, ठीक है, और मेल्ट होके ऊपर मूव करेगा और वॉल्केनिज्म हमको देखने को मिलेगा। लेट मी चेंज द पेन इफ इट इज़ विजिबल, आई डोंट नो, लेट मी वेट अ मिनट, ब्लैक हो गया, ब्राउन, इज इट विजिबल, नो इट इज़ नॉट, ठीक है, लेट मी येलो। सो ये लावा यहाँ पे मेल्ट होके ऊपर को मूव करेगा, राइट, इस तरह से ये मूव करेगा और वॉल्केनिज्म हमको देखने को मिलेगा। वॉल्केनिज्म विल बी देयर, मतलब आप समझ रहे हैं, दो प्लेट्स है आपस में कन्वर्ज कर रही है, जो हैवियर प्लेट है वो नीचे सबमर्ज हो जाएगी दूसरी लाइटर प्लेट के, ड्यू टू हैवी टेम्परेचर, लार्ज टेम्परेचर होने की वजह से वो पर्टिकुलरली प्लेट मेल्ट भी होगी, राइट, मेल्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से सबमर्जेंस की वजह से ट्रेंच फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, राइट। अब मेल्ट हुई जो आपकी प्लेट है वो वॉल्केनिज्म की हेल्प से ऊपर आएगी, राइट, और वॉल्केनो फूटता हुआ दिखेगा हमें ओशियानिक और ओशियानिक प्लेट्स में। ठीक है, अब इसका कोई एग्जांपल है, बिल्कुल है, आर्कीपेलागोस। यार देखो, आपने अगर मैप ढंग से देखा है ना तो जापान सारा वॉल्केनिक जो आइलैंड कंट्रीज़ है, ठीक है, जापान हो गया, आप साउथ ईस्ट एशिया में बहुत सारे, ठीक है, ताइवान ले लो, एक आइलैंड कंट्री है, राइट। ये जितना भी एरिया है ना, ये पर्टिकुलरली जो लैंड है वो कहीं ना कहीं वॉल्केनिज्म हुआ है
काफ़ी सालों पहले, और वो वॉल्केनिज्म का वॉल्केनो बार फूट के गिरा हुआ है, राइट, उस पर्टिकुलरली एरिया पे इतना वॉल्केनिज्म हुआ है, और वो पर्टिकुलरली पूरी ज़मीन बनी हुई है। इसके लिए इसी वजह से उन पर्टिकुलरली एरिया में सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक हमको देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो रिंग ऑफ फायर में आता है, राइट। रिंग ऑफ फायर भी हम समझेंगे। ओशियानिक, ओशियानिक के बाद हम देखेंगे अब ओशियानिक कंटिनेंटल, ठीक है। अब हमें पता है जो ओशियानिक प्लेट है वो सबमर्ज करेगी, और जो कंटिनेंटल प्लेट है वो सीधी रहेगी, राइट। दोनों एक दूसरे के तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। नीचे जाएगा, सेम प्रोसेस, ठीक है, मेल्ट होके ऊपर आएगा, ठीक है, मेल्ट होके ऊपर आएगा। बट यहाँ पे ओशियानिक प्लेट में सेडिमेंट्स होंगे, सेडिमेंट्स ऑफ ओशियन प्लेट, ठीक है। जब दो प्लेट्स, हैवी प्लेट्स एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो सेडिमेंट्स होंगे वो इकट्ठे तो होंगे, राइट। देखिए, आप किसी चीज़ को दो तरह से फोर्स लगाइए, तो वो एक बॉल है, उसको आप इधर से भी फोर्स लगा रहे हैं, इधर से भी फोर्स लगा रहे हैं, तो वो ज़्यादा फोर्स होने के कारण अपनी शेप और साइज़ को चेंज करके कुछ इस तरह से देखने को लग जाएगा, ठीक है, इस तरह से दिखने लग जाएगा। तो यही कारण है हमारे एंडीज़ माउंटेन का। अब आपने देखा होगा एंडीज़ हमारे साउथ अमेरिका में देखने को मिलते हैं, वेस्टर्न पार्ट में, ठीक है, जहाँ पे नाज़का प्लेट साउथ अमेरिकन प्लेट के साथ मिलके जो सेडिमेंट्स हैं, राइट, उनको इकट्ठा करके एक पर्टिकुलरली माउंटेन की शेप में बिठा देते हैं उन पर्टिकुलरली एरिया में, ठीक है। तो इसलिए हम बोलेंगे उसको नाज़का प्लेट का सेडिमेंटेशन, राइट। एंडीज़ की फॉर्मेशन जो होगी, अगर कोई पूछेगा तो उसको ओशियानिक कंटिनेंटल के थ्रू देखने को मिलेगा। वैसा ही हमें ओशियानिक कंटिनेंटल में देखने को मिलता है। जब दो कंटिनेंट प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं, तो यहाँ पे वॉल्केनिज्म का कोई कंसेप्ट नहीं आएगा, राइट, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये इतना हाई कंप्रेशन के साथ होगा कि जितना भी सेडिमेंट्स है वो एकदम से माउंटेन्स का शेप ले लेगा, राइट। इसका परफेक्ट एग्जांपल है हमारा हिमालयस, ठीक है। किसके बीच में? यूरेशियन प्लेट। यहाँ से हम जब इंडिया की फिजियोग्राफी पढ़ेंगे ना, तो इसको पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, राइट। मूवमेंट जब बिल्कुल क्लोज आए तो हिमालयस की फॉर्मेशन हमको देखने को मिल गई बीच में, राइट। यह कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंट बेस पे। तो फ्रेंड्स, ये सब था हमारा प्लेट बाउंड्रीज के ऊपर छोटा सा टॉपिक, ठीक है। तो होप करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा और साथ में समझ भी आया होगा, राइट। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस पर्टिकुलरली वीडियो को। अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो प्लीज़ आप डू कमेंट कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा उस डाउट को सॉल्व करने की, राइट। थैंक यू वेरी मच। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।